दोस्तों ये एक ऐसा सोर्स है एनसीईआरटी जिसको आप लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। तो 5 मिनट का मुझे टाइम दीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप 2024 के अपने क्वेश्चंस देखेंगे प्रीलिम्स के, तो ये देखिए डायरेक्टली यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं। ये देखिए द गैसेस अब्जॉर्ब द वेव, और यहाँ पे यही देखिए कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ऑब्जॉर्व करती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, डिट्टो। और यहाँ पे देखेंगे आप जनवरी में आइसोथर्म्स इधर को जाते हैं, तो इधर देखिए गल्फ स्ट्रीम्स और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर। और जबकि यहाँ क्या लिखा गया है कि इन जनवरी आइसोथर्म डेविएट नॉर्थ ओवर द कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्थ अटलांटिक ओशन वार्मर। ठीक है, ये वार्म होती है, पर भाई साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, कोल्ड कह रहे हैं। आगे आइए, फिर यहाँ पे एसेस को देखेंगे, डस्ट, नाइट्रोजन, कंपाउंड, सल्फर, ये देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। प्री 2024 में दिया गया है। ऐसे 10 से 12 आपके क्वेश्चन जो है वो हर साल आते हैं। तो 5 मिनट का समय दीजिएगा, अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन एक लाइन एक्सप्लेन करके बताऊँगा। और आपके प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन ज़रूर आने वाले हैं, तो अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करके जाइए, ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे मत भागिए। और एक चीज़ और है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं आप, किसी को बोरिंग लगती है, लेकिन यहाँ पे लाइन टू लाइन दी गई है, यानी आपको शॉर्ट नोट नहीं पढ़ने एनसीईआरटी के दैट यू आर गोइंग टू रीड द शॉर्ट नोट्स और इस वजह से शॉर्ट नोट में आप जाएंगे तो पढ़ लेंगे अच्छे से। नहीं, वो लाइन पूरी रिपीट हो जाएगी, तो उस लाइन को आप जितनी बार पढ़े हुए हैं ना उतना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसलिए पूरी एनसीईआरटी 10 बार पढ़िए और पूरी की पूरी पढ़िए, तब आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। वरना फिर आप जाएंगे और फिर लौट के वापस आ जाएंगे, और क्या है, जाएंगे आएंगे और क्या होगा। चलिए ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन से शुरू करते हैं। और अभी पीछे वाली मैंने सारी यूनिट खत्म कर दी हैं, आगे वाली अभी ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो कि एक चैप्टर से पढ़ाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद लैंडफॉर्म वगैरह में चलेंगे, बाकी जाएंगे तो क्लाइमेट पूरा खत्म हो गया है, वाटर खत्म हो गया, ओशन वाटर खत्म हो गया है, और आपका एंड वाले चैप्टर दोनों खत्म हो गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड ज्योग्राफी एज वन कॉम्पोनेंट ऑफ योर सोशल साइंस, एक कॉम्पोनेंट है सोशल साइंस का अप टू द सेकेंडरी स्टेज। So you were aware of some of the phenomena geographical nature in the world and its different part. Now you will study geography as an independent subject and learn about the physical environment and the earth. तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे आप, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरी चीज़ें होंगी वहाँ मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड दियर इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, एक्टिविटीज़ कैसी हैं, इंटरेक्टिव रिलेशनशिप कैसे हैं, देयर फॉर अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन यू कैन आस्क दिस स्टेज। अब यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। तो ये कह रहा है कि हमें ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है, ऐसा क्यों है हम ज्योग्राफी पढ़ें। भाई ना पढ़ें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऐसे क्यों ज्योग्राफी पढ़ने की हमको ज़रूरत क्या है। तो ये क्या कह रहा है, वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम कहाँ रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं। तो अगर ये बताइए, जैसे कि आप अपने फ्लैट में रहते हैं, या आप अपने रहते हैं घर में, या फिर आप अपने हवेली में रहते हैं, आप अपने रहते हैं एक कमरे में, तो अब आपको अगर ऐसे देखते हैं कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है, फॉर एग्जांपल आप 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हुए हैं, अब लौट के आते हैं तो आपका फ्रेंड है, आपके घर वाले हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, वो आपका बेड उठा करके दूसरे कोने में कर देते हैं, या फिर आपका टेबल उठा करके दूसरे कोने में कर देते हैं, दीवारों का कलर जो है चेंज कर दिया, आपने हैंगर इस साइड लगाया था, उन्होंने हैंगर उस साइड लगा दिया। तो इसमें आपको क्या नज़र आएगा, अब आप आएंगे तो आपको ऐसे देखेंगे तो बड़ा अजीब अजीब सा लगेगा, नया नया सा लगेगा, कुछ तो बदला बदला सा लगेगा। और थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो चीज़ें हैं, जो इम्प्रिंट आपकी मेमोरी पे वो चीज़ें हुई थी, उस हिसाब से ये तो नहीं है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि थोड़ी बहुत तो यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो की गई हैं। तो बस ऐसी हमारी पृथ्वी है, ऐसे हमारा जो अर्थ है वो है। तो अगर हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज क्या क्या है, कौन सी स्पीशीज़ हैं, कहाँ कैसा वातावरण है, कहाँ कैसा इन्वायरमेंट है, कहाँ कैसा क्लाइमेट है, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्पीशीज़ हैं, कौन सी फिनोमिना हो रही है हमारे सामने। ये जो बरसात हो रही है ये क्यों हो रही है, ये बरसात यहीं क्यों हो रही है, अभी मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे ये वाले जानवर क्यों दिख रहे हैं, और पेड़ ऐसे बड़े बड़े घने घने विशालकाय पेड़ दिख रहे हैं और उनकी पत्तियाँ भी झड़ रही हैं। लेकिन अभी मैं वहीं चला जाता हूँ माउंटेन में, नैनीताल चला जाता हूँ, उत्तराखंड चला जाता हूँ, शिमला चला जाता हूँ, तो वहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज़ मुझे क्यों मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। और फिर हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब 1980 में अगर अपने दादाजी से पूछिएगा 1980 का, 1950 का, 1960 का टाइम, 1970 का टाइम वो बताते हैं, तो कहते हैं कि यहाँ तो भैया कभी रोड ही नहीं हुआ करती थी, यहाँ कुछ नहीं था, एक आदमी नहीं मिलता था, एक्का चलता था, हवा एकदम साफ़ हुआ करती थी, आसमान में, शहर में आ जाइए
आप तो आसमान दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों, मुंबई तो अभी कम पॉल्यूटेड है लेकिन इन कंपैरिजन टू अगर दिल्ली देखेंगे, पर लेकिन दिल्ली और नोएडा देखेंगे तो वहाँ पर ऊपर आसमान में हमें तारे दिखा करते थे। तो लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये चीज़ें अगर ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो हमारे पास कितनी चीज़ें बर्बाद हो रही हैं आसपास। हमको तो खाने का मिल रहा है लेकिन हमसे कोई मतलब ही नहीं होगा, हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़िंदगी चल रही है, गया मैं दवाई खा लिया, अब उस दवाई से किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है। जैसे डाइक्लोफिनेक होता है, जानवरों को दे दिया, हमारा जानवर की जो है दूध दे रहा था और उसको रोज़ रोज़ दूध निकालने के लिए, या फिर कोई और जानवर है और सही से काम नहीं कर रहा है, उसको चलाने के लिए जाके हमने दे दिया डाइक्लोफिनेक, उसका दर्द ठीक हो जाए, हमारा काम चलता रहे। फिर उसके बाद उससे वल्चर मर रहे हैं, उससे गिद्ध मर रहे हैं, उससे कौन मर रहा है, इससे हमसे क्या। तो इसीलिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर हम पूरी दुनिया के बारे में पढ़ते हैं। वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, आवर लाइफ्स आर अफेक्टेड बाई आवर सराउंडिंग इन मेनी वेज। और हमारी लाइफ हमारी सराउंडिंग से बहुत हद तक जो है ये अफेक्ट होती है। वी डिपेंड ऑन रिसोर्सेज टू सस्टेन आवर सेल्फ इन सराउंडिंग एरियाज, हम रिसोर्सेज पर डिपेंड हैं। प्रिमिटिव सोसाइटीज एंड सबसिस्टेंस ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस दैट इज एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पे एडिबल प्लांट्स और एनिमल्स हमें मिलेंगे। विद द पैसेज ऑफ time we developed technologies and started producing our food using natural resources such as land, soil and water। अब तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर गई है और हम लैंड, सॉइल और वाटर का इस्तेमाल करके कहीं भी फसल उगा ले रहे हैं अपनी। लेकिन पहले एक टाइम था जब हम फूड के लिए कहाँ डिपेंडेंट थे, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट थे। कभी इंसान मार के खा लिया, कभी किसी पेड़ से फल तोड़ के खा लिए, कभी कोई और अच्छी चीज़ मिल गई वो खा लिया, तो ये होता था। We adjusted our food habits and clothing according to prevailing weather conditions। और हमने वेदर कंडीशन के हिसाब से कपड़े पहनना शुरू कर दिया, अलग अलग प्रकार के। जो ठंडी में है, ठंडी में गए स्वेटर पहन लिया, ठंडी में टी शर्ट पहन के टहलते हैं कि नहीं, टी शर्ट पहना जाता है ठंडी में। उसके बाद आपकी गर्मी में स्वेटर पहन लिया। तो ऐसा हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। देर आर वेरिएशन इन नेचुरल रिसोर्सेज बेस। तो यहाँ पे वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी नेचुरल रिसोर्स बेस में। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मिलती है, अडॉप्टेशन विद एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी यू शुड बी क्यूरियस टू नो अबाउट ऑल द फिनोमिना विच वेरी ओवर स्पेस। यानी आपको हर एक फिनोमिना के बारे में समझना पड़ेगा कि अगर आज ये चीज़ यहाँ ये पालन की जा रही है तो उसके आगे दूसरी चीज़ वहाँ कैसे होगी। आज एक कल्चर यहाँ है, आज यहाँ पे फसल ज़्यादा उग रही है, गेहूँ उग रहा है, तो आप देखेंगे पंजाब में क्या मनाई जाती है, लोहरी मनाई जाती है। और उसमें क्या होता है कि फसल को जो है आँख के सामने प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है। और उसके आगे आप और जाएंगे तो कहीं और कोई और चीज़ें हैं, उनके पेड़ों में जो फसल हो रही है उसको भेंट किया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। देयर आर वेरिएशंस इन नेचुरल रिसोर्स बेस्ड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अडॉप्टेशन विथ एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे वेरिएशन इन सारी चीज़ों में हमें देखने को मिलेगी एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद यू लर्न अबाउट द डाइवर्स लैंड। हम डाइवर्स लैंड और पीपल के बारे में पढ़ते हैं। यू शुड बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस विच टेक प्लेस ओवर टाइम। ज्योग्राफी इक्विप यू टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड इन्वेस्टिगेट इनटू कॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएटिंग सच वेरिएशंस। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको अलग अलग जगह मिल जाएगी और यहाँ पर वो वेरिएशंस किस वजह से आ रही हैं टाइम और स्पेस में अगर हम देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप पोल पे जाएंगे तो पोल पे क्लाइमेट दूसरा है, पोल पे ठंडी पड़ रही है, पानी कम है, तो उस वजह से वहाँ पे स्कार्स वैरायटी ऑफ वेजिटेशन है। लेकिन वहीं अगर हम आते हैं इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल रीजन पे, अमेजोन बेसिन में चले जाते हैं, अफ्रीकन के जंगलों में चले जाते हैं, कॉन्गो बेसिन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन्स की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो वहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, उनकी जो तादाद है, जो उनकी ग्रोथ है, उनकी डाइवर्सिटी है वो बढ़ेगी और उनके साथ साथ बढ़ेंगे क्या, स्पेशीज़ बढ़ेंगे। तो यू विल डेवलप स्किल टू अंडरस्टैंड द ग्लोब कन्वर्टेड इनटू मैप्स एंड अवर विजुअल सेंस। तो आप इतनी स्किल डेवलप कर लेंगे कि ग्लोब पर आप देख सकें कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ ये हो सकती हैं। The understanding and skill obtained to modern science techniques such as GIS and computer cartography equip you to meaningfully contribute to the national endeavor for development। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, GIS और कंप्यूटर कार्टोग्राफी, जो कि आपको अच्छी तरीके से पढ़ने समझने में मदद करने वाली हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यू लाइक
विच यू मे लाइक टू आस्क व्हाट इज़ ज्योग्राफी। अब फिर आप पूछेंगे कि ज्योग्राफी, चलिए ठीक है, अब आपने कहा कि ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन पर ज्योग्राफी होती क्या है। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। यू नो दैट अर्थ इज आवर होम, पृथ्वी हमारा घर है। इट इज ऑल्सो होम ऑफ मेनी अदर क्रिएचर बिग एंड स्मॉल। तो ये जो है और बहुत बड़े और छोटे क्रिएचर्स का भी घर है। विच लिव ऑन द अर्थ एंड सस्टेन, जो कि यहाँ रहते हैं और जीवित रहते हैं, अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, और ये तो आपको पता है, कहीं पे पठार है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे जो है और आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग वेरिएशंस हैं, लैंडस्केप दूसरे हैं। द अर्थ सरफेस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट हैज़ वेरिएशन इन इट्स फिजिकल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन हो गया, हिल हो गया, वैली हो गया, प्लेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, ओशन हो गया, लेक हो गया, डेजर्ट हो गया एंड वाइल्डरनेस हो गया। देर आर वेरिएशन इन इट्स सोशल एंड कल्चरल फीचर्स, कहीं पे और कल्चर है, कहीं पे और फीचर है। और हमारे इंडिया में देखेंगे तो हर 20, 30, 40 किलोमीटर में जाएंगे तो आपको थोड़ा डायलेक्ट में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ रहता हूँ, जैसे प्रतापगढ़ में हूँ, तो प्रतापगढ़ से मैं जाता हूँ तो अगर मुझे खाना खाना होता है तो किसी से मांगना होता है, भैया खाना दही दिया होता है। फिर और आगे जाएंगे तो गोरखपुर, फिर खाना दे दिला, दिहला अल्लाह आ जाएगा उसमें। फिर कहीं जौनपुर ओनपुर की तरफ जाएंगे, किराकत की तरफ जाएंगे, खाना दे दी नहीं, तो भोजपुरी में जाएंगे खाना दे दी नहीं, और किराकत की तरफ जाएंगे तो दे दीना दीनी से कुछ हो जाता है। फिर इसमें डायलेक्ट का चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। देर आर विलेजेस, सिटीज, रोड, रेलवे, पोर्ट, मार्केट, मेनी अदर एलिमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग अक्रॉस द इंटायर पीरियड ऑफ देयर कल्चरल डेवलपमेंट। बहुत सारी हमने चेंजेस करी हैं। दिस वेरिएशन प्रोवाइड अ क्लू टू द अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल फीचर्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रहा है। ऑन विच ह्यूमन सोसाइटीज़ इनेक्टेड ड्रामा ऑफ दियर क्रिएटिव स्किल, तो अपनी क्रिएटिव स्किल हमने दिखाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारे कल्चर्स हमने ईजाद किए। यहाँ से आप सबसे बड़ा एग्जांपल देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि उसमें आप धोलावीरा में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिल जाएगा। फिर आप लोथल में जाएंगे तो वहाँ पे पोर्ट बढ़िया बनाए गए थे, और एक वेल प्लान्ड सिटी बनाई गई है, उसमें आपके बाथ हैं, और जो वहाँ पे प्रीस्ट किंग मिला हुआ है वो देखेंगे तो ऐसे दाढ़ी बढ़िया रखा हुआ है और बाल बढ़िया बनाए हुए हैं। यानी 4-5 हज़ार साल पहले भी ये चीज़ें हुई। और अभी अभी तो इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं, ये जो आपके साइंटिस्ट हैं कह रहे हैं कि उसके नीचे बहुत बड़े बड़े पिलर हैं, और जिससे ऐसा माना जाता है कि हम हार्नेस करते थे अर्थ की थर्मल एनर्जी को, यानी अर्थ के कोर में जो एनर्जी है उसको हम हार्नेस कर रहे थे। बताइए अगर ये सही होगा तो कितनी बड़ी बात होगी। तो द टूल्स एंड टेक्निक्स विच दे इन्वेंटेड एंड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ देयर कल्चर डेवलप्ड, नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट दी आंसर। अब यहाँ पे आपको खुद ही ये चीज़ बतानी है कि क्या ज्योग्राफी है। इन वेरी सिंपल वर्ड इट इज़ सेड दैट द ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो ज्योग्राफी का मतलब है कि ये डिस्क्रिप्शन है किसका, अर्थ का। द टर्म ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट कॉइंड बाई एराटोस्थनीज, यानी ये एराटोस्थनीज के द्वारा सबसे पहली जो है बार ये टर्म कॉइन की गई थी, यानी उनके द्वारा ये लाई गई, जो कि ये ग्रीक स्कॉलर थे। और ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। 276-194 BC में हमें देखने को मिल जाते हैं, यानी बिफोर कॉमन एरा। द वर्ड हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम 2 रूट्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, जियो और एक ग्राफोज होता है। जियो मतलब अर्थ और ग्राफोज मतलब डिस्क्रिप्शन, यानी अर्थ का डिस्क्रिप्शन। पुट टुगेदर दे मीन डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ है हैज़ ऑलवेज बीन seen as abode of human being, and the scholar defined geography as the description of the earth. तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होगा ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ के बारे में। फिर यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट रियलिटी इज ऑलवेज मल्टीफेस्टेड, और आपको पता है कि एक जो सत्यता होती है मल्टी फैसेटेड होती है, बहुआयामी होती है। द अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल, और अर्थ में भी हमें बहुत प्रकार के डायमेंशन देखने को मिलेंगे। दिस इज़ वाई मेनी डिसिप्लिन फ्रॉम नेचुरल साइंस सच एज जियोलॉजी, पेडोलॉजी, ओशनोग्राफी, बॉटनी, जूलॉजी, मेट्रियोलॉजी एंड नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन इन द सोशल साइंसेज सच एज इकोनॉमीज, हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और ज्योग्राफी जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर साइंस
in its subject matter mythology, but at the same time it is closely related to other disciplines. तो ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे वॉनथन एंड एग्रीकल्चरल मॉडल आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे, लॉस इंडस्ट्रियल थियरी आती है, फिर उसमें और कई सारी जो हैं चीज़ें आती हैं, बहुत सारे थियरीज मॉडल आते हैं जिसमें ये फिर इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म आता है, इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म वर्सेस आपकी इन्वायरमेंटलिज्म होता है। और फिर यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एक आपका इन्वायरमेंट है, अब इन्वायरमेंट के ऊपर ही पहले आपको पता है कि अगर हार्श कंडीशन है वहाँ पे लोग नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर दुबई आता है जहाँ पे पॉसिबल किया गया टेक्नोलॉजी के थ्रू, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, और यहाँ पर पहले लोग वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि रेगिस्तान था, कुछ चीज़ नहीं थी। आज अगर सबसे पूछे कि भैया दुबई घूमने आपको जाना है, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल जाना है, तो उसको पॉसिबल बनाया गया। इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप होती हैं जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज बढ़िया होते हैं, उसको रॉ मटेरियल की सप्लाई देखने को मिल जाए, पास में हो। और दो प्रकार के रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे कि एक रॉ मटेरियल है जो कि लूज़ करता है वेट को, और एक रॉ मटेरियल है जो कि गेन करता है वेट को। अब इन दोनों को, जो लूज़ करेगा उसकी इंडस्ट्री पास में होनी चाहिए, जो गेन करेगा उसकी इंडस्ट्री दूर भी चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ होती है। ज्योग्राफी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस इन सब्जेक्ट मैटर एंड मेथोडोलॉजी। तो ये चीज़ यही कह रहा है, वी हैव नोटेड दैट देयर एग्जिस्ट वेरिएशंस ऑफ ओवर सरफेस ऑफ द अर्थ। वेरिएशन होती हैं फिजिकल और कल्चरल इन्वायरमेंट में। नंबर ऑफ फिनोमिना और सिमिलर में डिसिमिलर, कुछ सिमिलर होती हैं कुछ डिफरेंट होती हैं। तो इट वॉज देयर फॉर लॉजिक टू परव्यू द जोग्राफी एज अ स्टडी ऑफ एरियल डिफ्रेंसिएशन, यानी इसको हम एरियल डिफ्रेंसिएशन की स्टडी के रूप में ले सकते हैं या कह सकते हैं। द जोग्राफी वॉज परस्यूड बाई द स्टडी ऑल दूस फिनोमिना विच वेरी ओवर स्पेस, यानी ऐसे फिनोमिना जो कि स्पेस के ऊपर वेरी करते हैं, यानी कुल मिला जुला के ये डाइवर्सिटी के बारे में बता रहा है बहुत सारी, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। जोग्राफर्स डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशंस of the phenomena over the earth but also study association with the factors which cause these variation। तो जो जोग्राफर्स हैं वो ना केवल वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से गए, जैसा कि मैंने बताया कि आप अगर पहाड़ों में जा रहे हैं तो वहाँ पे ट्रीज़ आपको कॉनिफेरस मिल रहे हैं, तो जो जोग्राफर होंगे वो ऐसा नहीं देखेंगे कहाँ ठीक है यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज़ है, इसको हम ये कह दिए चीर हो गया, सेडार हो गया, बात खत्म हो गई, अब ये इसका नाम हो गया पार्टिकुलर। लेकिन अब वो ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, वाई इज़ दिस शेप इज़ देयर, और उसके कंपैरिजन में वहाँ क्यों नहीं है, तो उसके रीजन के अंदर जाएंगे। एग्जांपल के लिए क्रॉपिंग पैटर्न डिफरेंट करती है रीजन टू रीजन में, लेकिन ये वेरिएशन क्रॉपिंग पैटर्न में एक फिनोमेना है जो कि रिलेटेड किससे है, सॉइल से, क्लाइमेट से और मार्केट से। सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, मार्केट आसपास में है, और कैपेसिटी कितनी है फार्मर की इन्वेस्ट करने के लिए। अब कोई केसर उगाने के लिए अभी आप लोगों ने देखा होगा इंडोर प्लांट्स आ रहे हैं, इंडोर फार्म्स हो रहे हैं जिसमें एसी लगा दिया है बढ़िया, उसके बाद लाइटिंग का इस्तेमाल की जा रही है, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उसमें रैक्स बना दिए जा रहे हैं, प्रॉपर लाइटिंग उनको दी जा रही है जिससे उनका ग्रोथ हो सके। उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए खर्चा चाहिए होता है, और आपकी अलग अलग चीज़ें भी, मशरूम्स हैं वो उगाए जा रहे हैं अलग अलग पैकेट्स में रख के। तो ये भी चीज़ें होती हैं। द कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी इज टू फाइंड आउट द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिनोमिना और बिटवीन मोर देन वन फिनोमिना। अ ज्योग्राफर एक्सप्लेन्स द फिनोमिना इन फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो एक ज्योग्राफर एक्सप्लेन करता है इस फिनोमिना को कॉज और इफेक्ट किसके, रिलेशनशिप के। एज इट डज नॉट ओनली हेल्प इन इंटरप्रिटेशन, और ये ना केवल इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है बट फोरसीज फिनोमिना इन फ्यूचर, और फ्यूचर फिनोमिना को भी फोरसी करता है। द ज्योग्राफिकल फिनोमिना बोथ द फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं होते लेकिन हाईली डायनेमिक होते हैं। दे चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्टिव प्रोसेसेस, ये टाइम टू टाइम चेंज होते हैं रिजल्ट ऑफ इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन एवर चेंजिंग अर्थ एंड अनटायरिंग एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग। अनटायरिंग और एवर एक्टिव ह्यूमन बीइंग से प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दियर इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो अगर हम पहले वाली देखेंगे तो हम डायरेक्ट, वही मैंने बताया कि डायरेक्ट आपको हम डिपेंडेंट थे। ज्योग्राफी दस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एज अ इंटीग्रेटेड होल। तो ज्योग्राफी नेचर की और ह्यूमन की जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है उसके बारे में पढ़ाई है। ह्यूमन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर, और हम आज ह्यूमन्स ऐसे हो गए हैं जो कि हर चीज़ में अपनी नाक घुसेड़े पड़े हैं। अगर दूसरे एनिमल्स देखेंगे वो पैदा होते हैं, उनका अपना खाना पीना होता है, वो अपना
जो है जो भी काम होता है वो कर लेते हैं, खा पी करके वो फिर अपनी लाइफ को पूरा कर लेते हैं, किसी का भोजन बन जाते हैं, वो दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन हम इंसान है, गए पहाड़ों पे, पहाड़ पे पहुंचे, अरे कितनी अच्छी जगह है भाई, ये अच्छी जगह है, तो यहाँ पे अब मुझे टूरिज्म शुरू करना पड़ेगा, और लोग आएंगे, फिर आएंगे वहाँ पे रील बनाएंगे, बढ़िया रील बना के खुश हो जाएंगे, खुश होंगे तो और 4 लोग और आएंगे, 4 लोग और आए, वो 12 लोगों को लेके आएंगे, वो 12 पूरी चेन बन जाएगी, फिर वहाँ पे रोड बनाना ज़रूरी हो जाएगा, रिजॉर्ट बना दिया, बिजनेस हो गया, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हमने बर्बाद कर दिया। तो ये होता है कि हम इंसानों से ही हर जगह जो नाक घुसेड़े पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमारा जो इम्पैक्ट है, हमारी वजह से जो जो नुकसान यहाँ पर हो रहा है प्रकृति को, वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ह्यूमन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज़ द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन। जो ह्यूमन होता है वो इंटीग्रल पार्ट है नेचर का, और बहुत बड़ा इम्प्रिंट होता है ह्यूमंस का। नेचर हैज़ इन्फ्लुएंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, it imprints on the food, clothing, shelter. Human have come with the nature through adaptations. तो यहाँ पे adaptation करता है, modification करता है, जैसे दुबई का एग्जांपल ले लिया है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली हैं। जो आज की सोसाइटी है उसने मॉडिफाई किया है नेचुरल इन्वायरमेंट को, इन्वेंशंस नए नए लाए हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। विद ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग वर एबल टू लूज द सैक्स ऑफ दियर फिजिकल इन्वायरमेंट। और अब हम अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं, हम क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और वो फिजिकल जो इन्वायरमेंट है वो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, और हम फिजिकल इन्वायरमेंट को अपने से दूर कर दे रहे हैं। तो धीरे धीरे क्लाइमेट में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, वेरिएशन। और क्लाइमेट में अगर वेरिएशन हमको देखने को मिलेगा तो हम सस्टेन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम पेड़ को काट रहे हैं, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अरे तुम जाओ यार, हमें बिल्डिंग चाहिए, बढ़िया मॉल चाहिए, बढ़िया ये चाहिए, वो चाहिए, पार्क चाहिए, और सोसाइटी अच्छी बन जाए हमारी, फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप कर देते हैं, हम कॉलेजेस स्कूल्स वहाँ खोल देते हैं जंगल में जाके पेड़ वगैरह काट के। तुम जाओ, हमें अब तो एजुकेट होना है, हमें तो अब तो टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी है, स्टेम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। सो वाई वी डू नीड दिस काइंड ऑफ ओल्ड स्पेसीज, ओल्ड प्रिमिटिव स्पेसीज जो कि यहाँ पे ऐसे से रहते आए हैं। पेड़ हो यार, तुम्हारी हैसियत क्या है हम लोगों के आगे? काट दिया पेड़ को, फिर पेड़ कहता अच्छा बेटा मुझको काटेगा, अब देख तू जो कचरा फैला रहा है मैं दिखाता हूँ। फिर वहाँ पे कार्बन आएगा, कार्बन ढूंढेगा, मेरे पेड़ कहाँ गया भाई साहब, मुझको अंदर जाना है, हो गया बात खत्म। अब कार्बन वहीं रह जाएगा, कार्बन रहेगा तो और फैलाओ और फैलाओ, एक दिन तुम सब स्वाहा हो जाओगे। टेक्नोलॉजी हेल्प इन रिड्यूसिंग द हार्डनेस ऑफ लेबर, लेबर यहाँ पे कम हो जाती है, इंक्रीज लेबर एफिशिएंसी को बढ़ाता है, फिर लेजर देता है ह्यूमन बींग्स को, आराम से बैठो, सब सारी टेक्नोलॉजीज काम हमारी कर ही रही हैं। यू क्रिएटेड द सॉइल, और यहाँ पे एक चीज़ है, डायलॉग बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर के बीच में क्या है कि यू क्रिएटेड द सॉइल, आपने सॉइल बनाई और मैंने कब बना दिया। क्या बात है। और किसके लिए कब बनाया है? सॉइल तो भगवान ने अगर बनाई है तो सॉइल भगवान ने किसके लिए बनाई है? सॉइल पेड़ों के लिए भी है, सॉइल ऑर्गेनिजम्स के लिए भी है, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी है, सॉइल आपके बड़े बड़े जो हैं, जो आपके जानवर हैं उनके लिए भी यूज़फुल है, सॉइल किस आपके खाने के लिए यूज़फुल है, पेड़ों के लिए यूज़फुल है, ही प्लांट्स हो गए, श्रब्स हो गए, यानी जो कुछ भी है सॉइल से है, मिनरल्स भी हैं। लेकिन आपने कब किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया। यू क्रिएटेड नाइट, आपने नाइट बनाई तो किसके लिए बनाई? सबके लिए नाइट होगी, रात नहीं होगी, सोएंगे कैसे, आराम नहीं करेंगे, और हमेशा ऐसे गर्मी गर्मी रह जाएगी, थोड़ा टेम्परेचर ठंडा भी हो जाता है। आई क्रिएटेड लैम्प, लैम्प बना के किसका फ़ायदा कर दिया तुमने? अपना फ़ायदा किया। लैम्प बनाया, लाइट पोल्यूशन हुई तो यहाँ से जो सारे कीड़े हैं उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड बदल गई, उनका ब्रीडिंग पीरियड बदल गया, ब्रीडिंग टाइम बदल गई, दिन में रात में वो बेचारे समझ नहीं पाते हैं, रात में उनको सोना चाहिए, दिन में भी जगे हुए हैं, रात में भी जगे हुए हैं, हो गया, पोल्यूशन हो गया। ठीक। यू क्रिएटेड वाइडरनेस, आपने जंगल बनाए, हिली ट्रेन बनाए और डेजर्ट बनाए, और मैंने फ्लावर बेड्स बनाए और गार्डन्स बनाए। उखाड़ के क्या उखाड़ा? पेड़ उखाड़ दिए, स्पेसीज एक्सटेंड कर दी, और मैंने फ्लावर बेड्स बना दी हैं, गार्डन बना दी हैं। किसके लिए बनाए हो? अपनी सुंदरता के लिए, अपने भोग के लिए बनाए हो। आप जाते हैं पहाड़ों पे, पेड़ वगैरह देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, वही पेड़ काट के एक बढ़िया पार्क बना दिया जाए जहाँ बैठ के आप इंजॉय करो, वो ज़्यादा बढ़िया होगा कि ऐसे दूर से आप देखेंगे पहाड़ को? ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप पहाड़ देख लें या कुछ खा पी लें, आपको मरना है ही को कभी। ये जो इंसान होता है ना, माया होता है, वेद वगैरह आप पढ़ेंगे तो उसमें होता है माया, और माया के पीछे जितना भागेंगे, जितना जिस चीज़ को आप चाहेंगे, जितना जिस चीज़ के अंदर इंडल्ज हो जाएंगे, उससे आपका पेट कभी नहीं भरेगा। फॉर एग्जाम्पल,
आप गेमिंग कर रहे हैं, अब आप गेम खेलते हैं बढ़िया, रोज़ सुबह शाम 1 घंटे गेम खेलते हैं, अगले दिन 2 घंटे खेलिए, फिर कहेंगे रोज़ 2 घंटे खेलूँगा। आप कितना भी 2 घंटे खेलेंगे, लेकिन अगर 2 से 4 घंटे खेलेंगे तो अगले दिन 4 घंटे खेलने का मन करेगा, 4 से 5, 5 से 6, और जब तक आपकी शरीर एकदम पागल नहीं हो जाएंगे। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं बेचारे जो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ जाता है। और मैंने कई सारी वीडियोज़ देखी हैं। एक तो बच्चा था, वो हॉस्पिटल में वो बेड पे लेटा हुआ था, उसकी एक रील वायरल हुई। वो कह रहा है भाई जोन आ रहा है, जोन आ रहा है, जोन आ रहा है, मतलब ऐसे लेट करके ऐसे हाथों से कर रहा था। तो सोचिए ऐसी कितनी बेकार कंडीशन हो जाती है लोगों की, कितना इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर हम जो भी करेंगे उसके अंदर हम इंडल्ज होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप घर से बाहर निकले, आपको कोई अच्छा लग गया, और कोई अच्छा लग गया तो फिर आज अच्छा लगा, फिर कल कहेंगे भाई फिर देखूंगा, परसों देखेंगे, फिर वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जितने लोगों से मिलेंगे सब आपको अच्छे लग रहे हैं और आप सबके पीछे हो लिए हो, तो वो कभी माया ख़त्म नहीं होगी, वो चलती जाएगी, नए लोग आते जाएंगे, आपकी माया बढ़ती जाएगी। इस वजह से अगर कहीं पे आप हैं तो स्टिक रहिए, वहीं तक रहिए। क्योंकि अगर 1 से 2, 2 से 3 गए तो 3 से 13 और 13 से 30 हो जाएगा, कहीं नहीं मन लगेगा, ऐसे भटकते रह जाएंगे आप। दे हैव पुट दियर इम्प्रिंट्स एवरीवेयर, उन्होंने अपने इम्प्रिंट्स को हर जगह रखा है। एंड क्रिएटेड न्यू पॉसिबिलिटीज़, और उन्होंने नई नई पॉसिबिलिटीज़ रखी हुई हैं विद नेचर के साथ। दट वी नाउ फाइंड ह्यूमनाइज्ड नेचर, और हम ह्यूमनाइज्ड नेचर पाते हैं, आप नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बींग्स पाते हैं। फिर दीज स्पेसेस गॉट टू ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, लिंक हो गई, रोड्स हो गया, सेटलमेंट्स हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सब कुछ इंसानों ने कर दी हैं। अब एज सोशल साइंस डिसिप्लिन, ज्योग्राफी स्टडीज, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशियल इंटीग्रेशन के बारे में जो है यहाँ पे स्टडी होती है। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, अब ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंसर्न विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर। तो जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि किससे रिलेटेड हैं, आइडेंटिफाई करने से, किसको, पैटर्न ऑफ नेचुरल, यानी जो ये नेचुरल फीचर है और ये जो कल्चरल फीचर है इसका पैटर्न क्या है, इससे रिलेटेड होते हैं। एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर क्वेश्चन ऑफ अबाउट व्हाट, क्या है ये। फिर सम क्वेश्चन अराइज, जहाँ पे वेयर हम करते हैं कि क्यों है ये कल्चरल फीचर है जो सरफेस अर्थ पर है, अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन क्यों हो, वहाँ पे वैसी कंडीशन क्यों है। तो ये क्वेश्चन हमें इन्वेंटराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट फीचर्स एंड वेयर लोकेटेड, तो ये हमें बताता है कि कहाँ कौन सा फीचर है और क्यों लोकेट किया है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, ओ वाई, क्यों है ये, क्यों है ये, कि मतलब इसी जगह पे ये क्यों है, उस जगह पे वो क्यों है, क्यों अमेजॉन बेसिन में ही इतने सारे जंगल हैं, क्यों प्लेन्स पे ही फर्टाइल लैंड होती है, क्यों हम माउंटेन में जाते हैं तो वहाँ पे फ्रेजाइल इकोसिस्टम हो गया है, क्यों लैंडस्लाइड माउंटेन में ही होती है, क्यों यहाँ पे लो प्रेशर जो है क्रिएट होता है और बारिश हो जाती है, क्यों इक्वेटर पे ही बारिश होती है, पोल पे बारिश क्यों नहीं होती है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बता रहा है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, लोकेशन का, कंसंट्रेशन ऑफ फिनोमिना होता है। और यहाँ पर हम नोट लेते हैं बिटवीन फिनोमिना ओवर स्पेस एंड इंटरप्रेट करते हैं, प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैटर्न। इट ऑल्सो टेक्स नोट्स ऑफ एसोसिएशन एंड इंटर रिलेशनशिप, यानी एसोसिएशन और एक दूसरे के बीच इंटर रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे। और ये एक डायनेमिक इंटरेक्शन है ह्यूमन बीइंग और उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए, जो कि हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे जैसे आप कहीं और जगह जाएंगे वहाँ पे चेंज होगा। फॉर एग्जांपल, हम लोग हैं, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में मैं यूपी से हूँ, यूपी में तो फर्टाइल लैंड है, गंगा प्लेन्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि वीट उगाई जाती है, राइस उगाई जाएगी और फसलें उगाई जाएंगी ना। लेकिन अब कोई अगर पोल पे रह रहा है तो उनके खाने का पैटर्न कैसा है, दूसरा है। अब वहाँ पे एस्कीमोज रहते हैं, एस्कीमोज क्या करते हैं, वो होल कर देते हैं ऐसे गोला गोला सा, और होल में से वो जब मछलियाँ सांस लेने के लिए ऊपर ऐसा सर डालती हैं तो उनको हंट कर देते हैं, हंट करके वो मछलियाँ खाते हैं, तो उनके लिए फसल क्या हुई, मछलियाँ हो गई। फिर ज्योग्राफी एज अ इंटरग्रेटिंग डिसिप्लिन, इंटरग्रेटिंग डिसिप्लिन हो गया। तो ज्योग्राफी इज अ डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस की डिसिप्लिन है, एक दूसरे से सिंथेसिस है, स्पेशियल सिंथेसिस एंड हिस्ट्री अटेम्प्ट्स टेम्पोरल सिंथेसिस। और हिस्ट्री में हमें टेम्पोरल यानी टेम्पोरल सिंथेसिस देखने को मिलेगा, और एक जगह स्पेशियल सिंथेसिस यानी स्पेस के ऊपर जो डिपेंड करता है। दिस अप्रोच इज हॉलिस्टिक इन नेचर, और ये हॉलिस्टिक है नेचर में। इट रिकोगनाइजेस द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, और ये कहता है कि पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जो आज का वर्ल्ड है इज बीइंग परसीव्ड एज अ ग्लोबल विलेज, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और ग्लोबलाइजेशन जब से बढ़ी है
तब से अच्छी चीज़ें भी हुई हैं और बुरी चीज़ें भी हुई हैं। बुरी चीज़ें कैसी हुई हैं कि ग्लोबलाइजेशन बढ़ने की वजह से अब जो है लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाते हैं, एक हाथी दिख गया अच्छा खासा, उसको मार दिया, उसके दोनों दांत काट लिए, टस्क की स्मगलिंग हो रही है, हाथी की जो आइवरीज की स्मगलिंग हो रही है, उसको काटा, ले गए, बेच दिए अच्छे पैसे में। तो ग्लोबलाइजेशन का नुकसान भी हो रहा है यहाँ पर। द ऑडियो विजुअल मीडिया आ गई हमारे पास एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसने डेटा बढ़ा दिया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जा रहे हैं हिमालय में टूरिंग के लिए, नैनीताल पहुँच रहे हैं, उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ है, पहले उतने ज़्यादा लोग नहीं जाते थे। एक टाइम फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, नीम करोली बाबा जी हैं, तो उनके, मैं वहाँ गया था नैनीताल में, तो मुझे आया कि वो अपनी माँ से एक बार कह रहे थे कि मतलब वहाँ कोई नहीं जाता था। अभी भी अगर आप जाएंगे तो उधर उतना डेवलपमेंट उस साइड नहीं मिलेगा, और पहले भीमताल पड़ता है, उसके बाद और आगे जाएंगे तब जा कर के वहाँ पर जो नीम करोली बाबा जी का धाम है, कैंची धाम, वो आपको मिलेगा। लेकिन वहाँ पर नीम करोली बाबा जी से पहले क्या था, कुछ नहीं था वहाँ पे। तो वो आए और एक ऐसा पहाड़ था, वहीं पे गांव थे छोटे छोटे, वहीं वो सेटल हो गए। जब वो वहाँ पे सेटल होते हैं तो तब कोई नहीं जानता था, उस टाइम में वहाँ पे कोई जाता भी नहीं था, कोई आता भी नहीं था। तो अपनी माता जी से कहते थे कि माँ जी देखिएगा, एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा समय आएगा जिस दिन यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होगी, और आप अगर आज चले जाइए तो आप देखेंगे कि कितना भीड़, कितनी ट्रैफिक, कितने लोग हैं। और वो कहते हैं फिर एक दिन ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा भी आएगा जिस दिन ये सब कुछ ढह जाएगा, सब कुछ रह जाएगा, यानी बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हो सकती है वहाँ पे, और फिर सब एक साथ में लैंडस्लाइड होगी और सब पूरा धाम सब समा जाएगा नीचे। तो यही चीज़ है यहाँ पे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, फिर वहाँ पे वायरल हुआ कि विराट कोहली गए और स्टीव जॉब्स आए, फिर मार्क जुकरबर्ग गए। तो इन सारे जो है लोगों के वजह से उसका जो प्रमोशन हो गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँचने लगे। तो ये बात है। इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर देखेंगे, ज्योग्राफी एज अ इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हैज़ इंटरफेस विद न्यूमरस नेचुरल एंड साइंस। तो यहाँ पे नेचर और साइंस के बारे में बात कर रहा है। ज्योग्राफी अटेम्प्ट टू कम्प्रीहेंड एसोसिएशन ऑफ फिनोमिना रिलेटेड टू सेक्शंस ऑफ रियलिटी। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, स्पेशल पर्सपेक्टिव, ये अपने आप से आप पढ़ लेंगे तो कुछ इसमें है नहीं। ज्योग्राफी डज नॉट ओनली टेक्स नोट ऑफ द डिफरेंस इन फिनोमिना, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ कैसे इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी हॉलिस्टिकली, विच में बी डिफरेंट एट अदर प्लेस। A geographer required to have a broad understanding of all the related fields to able to logically integrate them। तो एक जोग्राफर को मल्टीपल चीज़ों के बारे में जानना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो किस में आती है, वो आपकी बायोलॉजी में आती है या जूलॉजी में आती है। लेकिन आप किसी स्पेसीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी प्लांट की स्पेसीज़ के बारे में, तो वो बॉटनी में आएगा। लेकिन एक जोग्राफर को उन सब की मदद लेनी पड़ेगी और उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थोड़ी बहुत कि हाँ ये इस प्रजाति का है और इस वजह से यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पेशियल डेप्थ प्रोवाइड डिफेंस टू मेनी कंट्रीज़। तो यहाँ पे जो है डिफेंस भी होती है स्पेशियल डेप्थ जितनी हो, क्योंकि अगर हम लार्ज कंट्री वॉरफेयर्स में देखेंगे, कंट्रीज विद लार्ज साइज इन एरिया गेन टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द स्पेस। तो यहाँ पे अगर हम रसिया को देखते हैं तो रशिया को कन्कर करना क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल है। जब जर्मनी ने अटैक किया तो यहाँ पर इसलिए बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर जो कंडीशंस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्श हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। उसी के साथ उसका जो एरिया है इतना ज़्यादा बड़ा है और उसकी जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा स्पेशियल है, बहुत ज़्यादा वो फैली हुई है, यानी उसके सिटीज़ की डिस्टेंस दूर दूर होगी। फिर यहाँ से जब जाएगी लेकर के अपनी टीम और आर्मी, तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको फूड चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, मेंटेनेंस उनको करना है, उनको वेपन संभाल के रखने हैं, फिर उनको पहुंचना भी है, आगे भी बढ़ना है, फिर लड़ाई भी करनी है। तो पूरा एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो सब, और इसी वजह से उसको कन्कर करना इतना आसान नहीं है। इफ़ वी लुक एट द हिस्टोरिकल इवेंट वर्ल्ड ओवर, ईच वन ऑफ देम कैन बी इंटरप्रेटेड जोग्राफिकली। तो सब कुछ जोग्राफिकली ही इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब एक जियो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा एंगल अभी आप देखेंगे तो सुएज कैनाल से हो गया, ये अरेबियन सी हो गया और गल्फ ऑफ एडन हो गया। तो इन सब जगह अपना कंट्रोल इंडियन ओशन में इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रेड रूट है, तो इस ट्रेड रूट को कंट्रोल करने के लिए चाइना उधर कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है पूरा जो चाइना सी है वो हमारा ही है, और फिर इधर साउथ चाइना सी में वो अटैक करने, वो जो कंट्रीज़ हैं उनसे छीन रहा है। वियतनाम वगैरह के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है अपना। और वो कितनी बार ये आया है कि
उनकी जो शिप्स हैं, अगर वियतनाम की शिप्स दी जा रही चाइनीज़ को, तो चाइनीज़ उतर के उनको मारने लग जा रहे हैं भाई, ऐसा हो रहा है। और अमेरिका इस साइड पूरे इंडियन ओशन में अपने वेसल्स लेके उसको गार्ड कर रहा है, वहाँ पे इजराइल बैठा हुआ है सुएज कैनाल के पास। तो ये सारी चीज़ें हैं जियो पॉलिटिक्स। फिर यहाँ पे रिमलैंड थियरी और हार्टलैंड थियरी आ जाती है, तो ये भी आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा आप जो है ऑप्शनल वगैरह लेंगे तो पढ़ेंगे। तो इन इंडिया हिमालयज हैव एक्टेड एज अ ग्रेट बैरियर, और अगर हम अपनी हिस्ट्री देखेंगे तो हमारा हिमालयस जो है एक बैरियर के रूप में काम करता है। फिर एक आपको नॉर्थ वेस्ट में जो फ्रंटियर देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे जो पासेस मिलेंगे वहीं के थ्रू जो हमारा ट्रेड हुआ करता था अफगानिस्तान और उसके आगे वो हुआ करता था। और जो अटैकर पहले आते थे, जो अटैक करते थे, जो इन्वेडर्स आते थे, वो उन्हीं के रास्ते आते थे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बफर स्टेट बनाए हुए थे ब्रिटिश ने भी, और बहुत सारे जो पहले राज किए हैं उन्होंने भी बनाए थे। अब उन बफर स्टेट में पहले आए तो उनसे थोड़ी लड़ाई हुई, तो उनकी थोड़ी पावर कम हुई, तो ये जा कर के दिल्ली वगैरह से उन पर अटैक कर देते थे, आओ भैया। तो ये चीज़ें हैं। The seacoast encourages in a contact with the people from East and Southeast Europe and Africa. Navigation technology helped European countries to colonize number of countries of Asia and Africa. ठीक है, तो नेविगेशन करना यूरोप वालों को आया, और इसी वजह से वो अलग अलग जगह गए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूट थी, एक दूसरे पे ही सब चढ़े बैठे थे, तो आ गए वो चढ़ गए इनके ऊपर, बोले आओ भाई अब देखते हैं। एवरी जोग्राफिकल फिनोमिना अंडरगोज चेंजेस, तो यहाँ पे चेंजेस आती हैं लैंडफॉर्म में, क्लाइमेट में, वेजिटेशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ऑक्यूपेशन में एंड कल्चरल डेवलपमेंट में हमें जो है वो चेंजेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बाय फीचर्स और मेनी जोग्राफिकल फीचर रिजल्ट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एट द पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसा डिसीजन लेंगे, एग्जांपल के लिए अगर प्लेस ए 1500 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस बी से है अल्टरनेटिवली, तो ये कहा जा सकता है कि प्लेस ए 2 आवर्स अवे है इफ़ वन ट्रेवल्स बाई प्लेन। अगर कोई प्लेन से जाता है 17 आवर्स है अगर फास्ट मूविंग ट्रेन से जाता है। और अगर 1500 किलोमीटर आपको कार से जाना हो, खासकर अगर मैं यहाँ अपने रूट्स वगैरह की बात करता हूँ, तो 1500 किलोमीटर आपको कम से कम 16 से 17 घंटे लगने वाले हैं। ठीक, वो भी कंटिन्यू चलेंगे आप तब। प्लीज़ मेंशन अदर 3 डायमेंशंस। फिर यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी या नेचुरल साइंस आता है, जो ऑल ब्रांचेस फिजिकल ज्योग्राफी शो फिगर 1.1 हैव इंटरफेरेंस विद नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस से इसका इंटरफेरेंस है। यहाँ पे आप जैसे एक फिगर है, इसको आप देख लीजिए, तो यहाँ से आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, जैसे जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओशनोलॉजी, पेडोलॉजी में सॉइल ज्योग्राफी, बॉटनी में फाइटो ज्योग्राफी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप एक बार अपनी बुक में पढ़ लीजिए। और इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ब्रांचेस के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे फिजिकल है, और प्रिंसिपल्स फिलॉसफी हो गया जिसमें आपका ज्योग्राफिकल थॉट्स आ गया, ह्यूमन इकोलॉजी है, यानी इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए एक दो बार इसको थरो रीड कर लीजिएगा, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। जैसे कि ये चैप्टर यहीं पे आपका ख़त्म होता है। तो ज्योग्राफी सोशल साइंस में इस्तेमाल होती है। अब सोशल साइंस में हम क्या क्या देखेंगे, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, डेमोग्राफिक, ये चीज़ें देखते हैं। और उसके नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द डिसिप्लिन ऑफ डेमोग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन है कितनी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है अगर आप देखेंगे, और उसी के साथ जो अभी अलग अलग कंडीशंस हो रही हैं दुनिया की, वो पॉपुलेशन की वजह से हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो आइए, दी एबव डिस्कशन शो दैट ज्योग्राफी हैज स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस विद नेचुरल सोशल साइंस। सोशल साइंस से स्ट्रॉन्ग इसका जो इंटरफेरेंस है, तो मैं आपको सब पढ़ा ही देता हूँ, आप ठीक है पढ़ लीजिएगा अपने मन से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। जब सारे चैप्टर पढ़ाए हैं तो ये भी मैं पढ़ाऊँगा, इसको छोड़ना नहीं है। और इधर अभी हम नहीं पढ़ें तो इधर भी पढ़ लेते हैं। हाइड्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, तो ये सारी चीज़ें आपको, क्लाइमेटोलॉजी, ये मिल जाती हैं। है वेरी क्लोज लिंक विद द नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बायोजोग्राफी जैसे कि कोई रिलेटेड है बॉटनी से। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो कुछ चीज़ अलग थोड़ी होती है। अब एक पेड़ है, अब वो पेड़ किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो सॉइल के ऊपर डिपेंड होता है, यानी सॉइल भी तो इंपॉर्टेंट है। क्रॉप है, सॉइल के ऊपर डिपेंडेंट होती है, सॉइल भी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप सॉइल की टाइप नहीं पढ़ेंगे तो पेड़ की टाइप आपको कैसे पता चलेगी। पेड़ की टाइप आप नहीं पढ़ेंगे तो आप उससे निकलने वाले फल, उससे निकलने वाले न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स उससे निकलने वाली चीज़ों के बारे में कैसे पढ़ेंगे और वो कैसे लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, कैसे वहाँ की स्पीसीज़ को इम्पैक्ट कर रही है, प्रोटीन दे रही, कार्ब दे रही, विटामिन दे रही, न्यूट्रिएंट्स दे रही, क्या दे रही, ये आप कैसे समझेंगे। और कहीं पे अगर आप क्लाइमेट नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे धूप कितनी आ रही है, वहाँ पे मॉइस्चर कितना है, पानी की अवेलेबिलिटी क्या है, वाटर क्राइसिस तो नहीं है, तो आपको ये सारी चीज़ें कैसे समझ में आएगी। और आपको पता है कि अर्थ की जो शेप होती है वो जियोइड होती है, बट द बेसिक टूल ऑफ जोग्राफर इज़ अ मैप। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, मैप इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का। यानी हम देखेंगे तो ऐसे हम मैप लगाते हैं तो 2D में ही तो होता है। द प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्टिंग जियोइड इनटू 2 डायमेंशन कैन बी टैकल्ड बाय प्रोजेक्शन कंस्ट्रक्टेड ग्राफिकली और मैथमेटिकली। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजीज अच्छी खासी आ गई हैं, जिसकी वजह से हम स्केल का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। देन कार्टोग्राफिक एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। सफिशिएंट प्रोफिशिएंसी चाहिए हमें मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स में, और ये सारे काम अब हम AI कर रहे हैं। फिर मेकिंग स्केच, मेंटल मैप बना दिया जाता है। ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस में देखेंगे तो यहाँ पे आपके डिफरेंट सोशल साइंसेस को अफेक्ट करती है, कल्चर को इफेक्ट कर रही है, कहीं पे इकोनॉमी को ज्योग्राफी इफेक्ट कर रही है। जियोपॉलिटिक्स मैंने आपको बताया कि कहाँ जियोपॉलिटिक्स को कितना हद तक कंट्रोल कर रही है। अब जिसका रिसोर्सेज की, हाँ इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रिसोर्सेज का, जो आपके बीच स्ट्रगल देखेंगे इंडिया में, चाइना में और USA में, कि जो हैवी अर्थ मेटल हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो कहाँ मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं आपकी अफ्रीका में, कॉन्गो बेसिन में आपकी मिल रही है लिथियम, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है EV मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो वहाँ पर इंडिया के बीच, चाइना के बीच, अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है भाई साहब। ये युद्ध मतलब एक टसल चल रही है, एक रेजिस्टेंस स्ट्रगल चल रहा है कि कौन अपने उन रिसोर्सेज को जल्दी से पाएगा। तो अलग अलग उनके लिए जो प्रोग्राम्स हैं, फीचर्स हैं, जो इंसेंटिव्स हैं, और ये सारी चीज़ें लेके आ रही हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं उनके लिए। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। द ब्रांचेज ऑफ जोग्राफी विच सोशल पॉलिटिकल साइंस एक दूसरे से लिंक हैं। द कोर कंसर्न पॉलिटिकल साइंस इज़ टेरिटरी। और कोर कंसर्न क्या है पॉलिटिकल साइंस का, वो टेरिटरी है कि अब जो रसिया है वो यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है, जो चाइना है उसने पहले ही कितने सारे रीजन्स को अपने अंदर समेट लिया है। म्यांमार वगैरह के ऊपर देखेंगे और इधर चले जाएंगे भूटान के पास, तो हो सकता है उनके ऊपर भी किसी दिन हमला कर दे। लेकिन उनके पास क्या है, हिमालय हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम उनको नहीं होती। लेह लद्दाख में देखेंगे थोड़ा रीजन हमारा कवर करके रखा है। ये अरुणाचल प्रदेश को हमेशा कहता है हमारा ही है, फिर वो जाके वियतनाम को परेशान कर रहा है, उधर जाके मतलब जहाँ भी है वहाँ सबको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और रसिया देखेंगे तो यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और फिर उधर आगे आगे एक्सपेंशन उसका होता जा रहा है। तो टेरिटरी के लिए सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। इजराइल गाजा फ़लस्तीन वॉर चल रही है यहाँ पे देखेंगे, तो ये भी होगा। तो इकोनॉमी डील विद बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ इकोनॉमी सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। इसके ऊपर होता है प्रोडक्शन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, कंजम्पशन कैसा है। इट हैज़ ऑस्मोटिक रिलेशनशिप, इसका एक ऑस्मोटिक रिलेशनशिप होता है दूसरे डिसिप्लिन से। इंडिविजुअली डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन and all cells of the body have individual identified separated membrane but the flow of blood is not obstructed। तो ये क्या कह रहा है कि the individuality does not obstruct the flow of information। अगर एक इंडिविजुअलिटी है तो इन्फॉर्मेशन के फ्लो को नहीं रोकती, जैसे कि एज इन केस ऑफ ऑल सेल्स, जैसे कि सारी सेल्स होती हैं एक बॉडी में, हैव इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी तो एक है सेपरेट, बट वो सेपरेटेड किससे हैं, मेम्ब्रेन से। बट द फ्लो ऑफ ब्लड इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, लेकिन यहाँ पे जो आपकी ब्लड का फ्लो है वो उसको थोड़ी रोकती हैं। भले वो अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग टिश्यूज़ हैं, उनके साथ जो है फ्लो उसके अंदर होता रहता है, क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो सेपरेटेड है, बट उनका काम जो है फंक्शनिंग है वो सेम है। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। अटेम्प सिंथेसिस ओवर स्पेस। ब्रांचेस है ज्योग्राफी की, अलग अलग ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि सिस्टमेटिक अप्रोच हो गई और रीजनल अप्रोच हो गई। तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी अप्रोच इज द सेम दैट जनरल ज्योग्राफी। दिस अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। तो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक जर्मन ज्योग्राफर थे, जर्मन ज्योग्राफर। While regional geography approach, जो रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच है, was developed by another German geographer and a contemporary of Humboldt। वो क्या थे, कार्ल रिटर थे, 1779 और 1859 में। सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या होता है, अब सिस्टमेटिक अप्रोच में एक ऐसी फिनोमिना है जिस स्टडी वर्ल्ड ओवर एज अ होल। सिस्टमेटिक में पूरा एक सिस्टम चलता है,
सिस्टम का मतलब अब पूरी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड देन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइपोलॉजी और स्पेशियल पैटर्न। फिर यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है, अच्छा इस रीजन में है, अच्छा यूरेशिया में ये हो रहा है, इंडिया की तरफ इंडियन ओशन में ये हो रहा है, अटलांटिक ओशन में ऐसा हो रहा है, फिर पैसिफिक ओशन में और अमेरिका में यहाँ ये सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। एग्जाम्पल के लिए वन इंटरेस्टेड इन स्टडिंग नेचुरल वेजिटेशन, फिर जैसे कि हम नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना चाहते हैं, द स्टडी विल बी डन एट द वर्ल्ड लेवल। तो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे होगा ना कि यहाँ पे अमेजॉन बेसिन में ऐसी वेजिटेशन मिल रही है, तुंद्रा में जाएंगे वहाँ ऐसी है, आर्कटिक एंटार्कटिक पे वेजिटेशन ही नहीं है। उसके बाद अमेरिका में जाएंगे तो यहाँ ऐसी चल रही है। फिर आप सेंट्रल एशिया में चले जाइए या ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में चले जाइए तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। फिर एक मेडागास्कर वगैरह रीजन है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रिच है, और उसके बाद आप देखेंगे वेस्टर्न घाट, वहाँ पे और ख़तरनाक जो बायोडाइवर्सिटी है वो मिल रही है। तो ये चीज़ है डिस्कस और डिलिमिट की जाती है। ये टाइपोलॉजीज इक्वेटोरियल रेन हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, सॉफ्ट वुड कॉनिकल फॉरेस्ट हो गए, मॉनसून फॉरेस्ट हो गए, वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। रीजनल अप्रोच में क्या होता है, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रीजन, और रीजनल अप्रोच में दुनिया को छोटे छोटे रीजन्स में डिवाइड किया जाता है डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स में, अलग अलग हायरार्कीज़ में। जैसे कि आप लोगों को अभी मैंने पहले भी बताया था, देखेंगे जाके क्लाइमेट वाला, तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से किसने डिवाइड किया था, कमेंट करके बताइए। एंड देन ऑल दी जोग्राफिकल फिनोमिना इन पार्टिकुलर रीजन आर स्टडी, तो वो जोग्राफिकल फिनोमिना के हिसाब से जो है पर्टिकुलर रीजन को स्टडी किया जाता है। द फिनोमिना इन द रीजन आर स्टडीड इन अ होलिस्टिक मैनर सर्चिंग फॉर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डुअलिज्म क्या होता है, अब देखिए डुअलिज्म इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योग्राफी। जो डुअलिज्म होता है वो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है ज्योग्राफी का, विच गॉट इंट्रोड्यूस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो को बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। दिस डुअलिज्म डिपेंड ऑन द एस्पेक्ट्स एम्फेसिस्ड इन द स्टडी। Earlier scholar laid emphasis on physical geography, but human beings are an integral part of the earth's surface. तो यहाँ पे जो पहले वाले जोग्राफर्स थे, तो डुअलिज्म का मतलब है कि हमारे एक फिजिकल इन्वायरमेंट और फिर उसके साथ ह्यूमन को जोड़ना, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी को एक साथ पढ़ना ही डुअलिज्म कहलाता है। पहले के जो जोग्राफर थे उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया कि यहाँ पे ये पौधे हैं, ये चीज़ें हैं, ये लैंडस्केप है, ये माउंटेन है, ये ओशन है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन फिर जब ह्यूमन का एस्पेक्ट आया ना कि हमारी वजह से चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम रिमलैंड थियरी ला रहे हैं, हम हार्टलैंड थियरी ला रहे हैं, हम बोनथरन एग्रीकल्चर मॉडल लेके आए, लॉस्ट इंडस्ट्रियल थियरी लेके आए, ली की पुश पुल जो माइग्रेशन थियरी है वो लेके आए कि यहाँ पे कौन कौन से पुल फैक्टर है, माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन होगा तो वहाँ पे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन होगा जिस रीजन में होंगे, फिर उनको सपोर्ट करने के लिए आगे जो और रीजन्स हैं वो आएंगे। फिर यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस हुई, ग्लोबलाइजेशन आया, जो चेन्स हैं वो कनेक्ट हुई एक दूसरे से, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो दे आर पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ नेचर। तो यहाँ पर they also have contributed to their cultural development, thus developed human geography with emphasis on human activities। और यहाँ पे क्या हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी ध्यान दिया जाने लगा। ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी क्या होती है, एक फिजिकल होती है जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स पढ़ते हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, रिलेटेड प्रोसेस से हुआ, अभी आप पढ़ेंगे। क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें स्टडी किसकी होती है, एटमॉस्फेयर हमारा किन एलिमेंट्स पे काम करता है, कहाँ गर्मी पड़ेगी तो लो प्रेशर हाई प्रेशर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजी का मतलब है कि हम पानी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ में ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं, ओशन कैसे आते हैं, ओशन में इतना पानी क्यों है, ओशन का जो करंट है वो ऐसे क्यों चलता है, फिर जो ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बनता है वो कैसी है। सॉइल ज्योग्राफी कैसी है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे हो रही है, सॉइल के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में देखेंगे तो सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी हो जाएगी जिसमें हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्पेशियल डायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ कैसी कल्चर बदल रहा है, सोसाइटी बदल रही है। पॉपुलेशन और सेटलमेंट की बात करेंगे जिसमें ली पुश पुल माइग्रेशन थियरी आती है कि कौन से ऐसे पुश फैक्टर हैं जो कि माइग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कम है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो वहाँ से वो भागेंगे। या फिर किसी प्रकार की वॉर हो रही है, कैलेमिटीज़ हैं, नेचुरल डिजास्टर है, वो वहाँ से पुश फैक्टर होगी। पुल फैक्टर कहीं क्या होती है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आप फॉर सबसे बड़ा एग्जांपल इसका देखेंगे कि हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग अब छोड़ करके विदेशों में सेटल हो रहे हैं जिनके पास पैसा है। क्यों? कहते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे कंजेशन है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, वुमेन सेफ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्राइसिस बढ़ रही है, एयर पोल्यूशन इतना बेकार है,
और ये सारी प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। हम जा रहे हैं भाई, टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, यहाँ पे टैलेंट को जो है टैलेंट की कदर नहीं है, तो यहाँ से ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। तो यहाँ ये पुश फैक्टर हैं जो यूथ है, जो नए बड़े बड़े लोग हैं, जो स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्रीज हैं, उनको पुश करने का काम कर रहा है, और कहीं पे बढ़िया बढ़िया उनको ऑफर्स मिल रहे हैं, तो वो पुल फैक्टर है। ठीक, फिर स्टडी जो पॉपुलेशन है स्टडी करती है ग्रोथ को, डिस्ट्रीब्यूशन को, डेंसिटी को, सेक्स रेशियो को, माइग्रेशन को, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को। इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, जो कि स्टडीज़ किस में होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ट्रेड। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी होती है, हिस्टोरिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। स्पेस गेट ऑर्गेनाइज्ड, एवरी रीजन हैज़ अंडरगॉन सम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बिफोर अटेनिंग टू द प्रेजेंट स्टेटस। तो अब ऐसा है, एवोल्यूशन हुआ है, जब हर चीज़ की एवोल्यूशन हुई है, जहाँ पे कोई प्लेस होगा तो वहाँ भी वो भी आज से तो आया नहीं है, वो भी बहुत साल पहले से है, उसका इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ है। तो यहाँ पे ब्रांचेस के बारे में बताया है, ये टेबल आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छी चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगी। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी आता है। जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, मैंने बताया कि पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल इवेंट्स, स्टडीज बाउंड्रीज, स्पेस रिलेशन बिटवीन नेबरिंग पॉलिटिकल यूनिट, तो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इलेक्शन सिनेरियोज एंड डेवलप थियोरेटिकल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल बिहेवियर। उसमें बहुत सारी थीरीज आती हैं, जो कि रिमलैंड थियरी, हार्डलैंड थियरी हो गई, और ये पॉलिटिक्स को डिपेंड करती हैं कि आप इस जगह पे कब्जा कर लीजिए, आप रसिया पर और सेंट्रल एशिया में पूरा आप कब्जा कर लीजिए, तो वहाँ से आपकी पूरी दुनिया में जो है वो आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। फिर रिमलैंड थियरी लेके आए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। बायोज्योग्राफी क्या होती है, द इंटरफेयर बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इन दोनों के बीच का जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है, वो बायोज्योग्राफी कहलाती है। हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोज्योग्राफी, जिसका होता है कि प्लांट ज्योग्राफी होगी, जो कि स्टडी करेगी स्पेशियल पैटर्न ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और उनके हैबिटेट के बारे में। जू जियोग्राफी होती है, जो कि किसके बारे में बताती है, एनिमल्स के बारे में बताती है, उनके हैबिटेट के बारे में। इकोलॉजी इकोसिस्टम है, कि पूरा जो दोनों मिल करके जो हैबिटेट बनाते हैं उसके बारे में बताएगी। फिर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी होती है, अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न चल रहे हैं, रियलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन, पोल्यूशन, कंसर्न्स, तो ये सारी चीज़ें होती हैं और कंजर्वेशन करने की कोशिश की जाती है। ब्रांचेस देखेंगे, रीजनल स्टडीज़ में एरिया स्टडीज़ होती है, जिसमें माइक्रो, मेसो एंड माइक्रो रीजनल स्टडी होगी। रीजनल प्लानिंग में कंट्री, रूरल और टाउन प्लानिंग होती है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसको अगर आप जब आंसर लिखने लगेंगे तो ज्योग्राफी वगैरह में भी ये, और इकोनॉमी में भी आपको होगी कि मैक्रो, मेसो और माइक्रो रीजनल स्टडीज़ होनी चाहिए। फिर अगर किसी भी कंट्री में, तो पहले प्लानिंग कहाँ होगी, पहले कंट्री वाइड होगी, फिर उसके किसी रूरल एरियाज़ में और टाउन एरियाज़ में होगी। फिर अर्बन प्लानिंग यहाँ पे कैसी है वो होगी। रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस की जाती है। देयर आर टू एस्पेक्ट, यहाँ पे दो एस्पेक्ट होंगे, एक फिलॉसफी है, एक मेथड्स एंड टेक्निक है। तो जोग्राफिकल थॉट्स वगैरह हैं जो उसमें थियरीज दी गई हैं, लैंड एंड ह्यूमन इंटरेक्शन हो गया, ह्यूमन इकोलॉजी हो गया। इसमें कार्टोग्राफी इंक्लूडिंग कंप्यूटर कार्टोग्राफी, क्वांटिटेटिव टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, GIS और ये सही सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखने। फील्ड सर्वे मेथड हो गया, देखिए GIS, GPS, रिमोट सेंसिंग। तो अब क्लासिफिकेशन गिवन कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट ऑफ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, जनरली एनी डिसिप्लिन बाउंड टू ग्रो न्यू आइडियाज़, प्रॉब्लम, मेथड एंड टेक्निक, इन सब के बारे में हमें बताने वाला है। दस इंट्रैक्शन होगा, इसलिए जो कैपेसिटी है अटेम्प्ट एनालिसिस की हैज़ इंक्रीज ट्रेमेंडसली। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ हमारे साथ बढ़ती जा रही हैं, यहाँ पे क्या होता जा रहा है कि हम और ज़्यादा चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। हम सोनार सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो है नई नई रडार्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम माइग्रेशन को कैप्चर कर रहे हैं कि कौन सी स्पीशीज़ कहाँ से कहाँ को माइग्रेट कर रही है, क्या इनके ब्रीडिंग ग्राउंड बर्बाद हो रहे हैं, और फिर हम बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम बर्बाद भी कर रहे हैं, लेकिन 100% बर्बाद करके 20% बचाते हैं, और उसी का हम गुणगान करते हैं कि हमने इतना जो है कंजर्वेशन कर लिया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर, और फिजिकल ज्योग्राफी में हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, रिलीफ, फिजियोग्राफी। एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर में देखते हैं, ये सब पढ़ते हैं। बायोस्फीयर में लाइफ फॉर्म्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। और ये देखिए, सॉइल्स आर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पेडोजेनेसिस, और जो सॉइल होती हैं वो कैसे बनती हैं, वो पेडोजेनेसिस प्रोसेस से बनती हैं, जो कि डिपेंड किस पे करती हैं, पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करेंगी। जैसे कि
क्लाइमेट हो गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो गया इनके ऊपर, और टाइम के ऊपर कितना टाइम लग रहा है। अब कोई रॉक है वो ऊपर से आई, हिमालय से गिर रही है, गंगा नदी में आ गई है और वो वहाँ से धीरे धीरे आएगी, तो उसको कितना टाइम लगा, आप कहाँ उसको देख रहे हैं। अगर आप पहाड़ों के पास देखेंगे तो बड़े बड़े उसमें चट्टान मिलेंगे, बड़े बड़े बाउल्डर मिलेंगे। थोड़ा और नीचे पहाड़ों पे आएंगे तो आपको छोटे छोटे ऐसे राउंडेड राउंडेड से बड़े बढ़िया बढ़िया पेबल्स देखने को मिलते हैं। और थोड़ा नीचे आएंगे तो छोटे छोटे पेबल्स देखने को मिलेंगे। उसके और नीचे चले आएंगे तो यहाँ पे आपको सैंड देखने को मिलेगी, और फिर वो सैंड और आगे जाएंगे तो सैंड डिसिपिएट होकर फिर सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये होता है, ईच एलिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये मैच्योरिटी ऑफ सॉइल्स के बारे में बताता है। ईच एलिमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, जो प्लेट्यूज फॉरेस्ट और मिनरल्स हैं उनके लिए। और फिर हम अलग अलग जगह देखेंगे, अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं। क्लाइमेट हमारे हाउसेस को इन्फ्लुएंस करता है, क्लोथिंग को। और ठंडी में आप बनियान पहन को तो टहलेंगे नहीं, या गर्मी में आप स्वेटर पहन के तो नहीं टहलेंगे, यही चीज़ कह रहा है। जिससे लाइव स्टॉक फार्मिंग हो गई। अब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपना रहे हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में यानी एक जैसे आपने मुर्गी रखी हुई है, अब मुर्गी ऊपर है, उसके लिए ऐसे बाड़ बना दिया, ऊपर मुर्गी है, वो जब बीट कर रही है तो नीचे आपका आपने तालाब बनवाया हुआ है, उस तालाब के अंदर मछलियाँ हैं, वो मछलियाँ उसकी बीट को खा रही हैं, मछलियाँ भी ग्रो हो रही हैं, मुर्गी भी ग्रो हो रही है, उसमें आपने बकरी रखी है, बकरी भी वही काम कर रही है। ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो गया। आपने कई सारी चीज़ें रखी हैं जहाँ आप एक आप फसल पैदा करें, उसमें से जो फॉडर निकला, भूसा प्यारा निकला, गाँव में आप लोगों ने देखा होगा, तो वो रख दिया जाता है संभाल करके। क्यों? क्योंकि गाय खा लेगी, भैंस खा लेगी, बकरी खा लेगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ है। सी फूड आ रहे हैं हमारी, अब सी फूड हो रही हैं, हम मिनरल रिसोर्सेज को सर्च कर रहे हैं। इंडिया डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर कलेक्टिंग मैनेज नोड्यूल्स ऑफ ओशनिक, और इंडिया ने भी नोड्यूल्स फ्रॉम ओशनिक बेड, नोड्यूल्स निकालना चालू कर दिया है। मैग्नीज नोड्यूल्स क्या होते हैं? इसमें जो है खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैग्नीज नोड्यूल्स आपके। और सॉइल्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सॉइल से रिन्यूएबल रिसोर्स होती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जैसे कि एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करेगी। फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, एग्रीकल्चर इन्हेंस होगा, ये सारी चीज़ें हैं। सॉइल्स ऑल्सो प्रोवाइड बेसिस फॉर बायोस्फीयर अकोमोडेटिंग प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ज्योग्राफी क्या होता है? तो रिचर्ड हास्टन कहते हैं कि ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। तो ज्योग्राफी क्या होती है? वो कंसर्न होती है विद किससे? डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ अर्थ सरफेस, यानी जो एरियल डिफरेंशिएशन है अलग अलग एरियाज में, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है और एक्सप्लेनेशन है इससे प्रभावित होती है, इससे इसको बारे में जो बताती है वही ज्योग्राफी होती है। तो ज्योग्राफी स्टडीज़, और फिर हेटनर क्या कहते हैं? हेटनर जी कहते हैं कि ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमिना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी ज्योग्राफी स्टडी है किसकी? जो डिफरेंसेस ऑफ फिनोमिना है, यानी अलग अलग प्रकार के जो फिनोमिना चल रहे हैं यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, जो कि अलग अलग अर्थ सरफेस के पार्ट में है। पोल पे अलग चीज़ें चल रही हैं और इक्वेटर पे अलग चल रहा है, लेकिन सब एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। ठीक, तो रिचर्ड हास्टन जी और आपने हेटनर जी के बारे में पढ़ा। द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इज इमर्जिंग डिसिप्लिन एंड इवेल्युएटिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हमारे लिए एसेंशियल हो जाता है कि इंटीग्रेट रिलेशनशिप हम समझे फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन बीइंग के बीच में, और ह्यूमन बीइंग यूटिलाइज करे रिसोर्सेज को और इंश्योर करे इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट को, एक्सेलरेटेड पेस ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। तो हैंस बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी हमें फिजिकल इन्वायरमेंट की, और ये एसेंशियल हो जाता है हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो देखिए टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं, जो स्टडीज़ हो रही हैं, इनमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी जैसे कि एक पत्ती गिरती है और वो बायोडिग्रेड हो जाती है, उसका कोई नुकसान नहीं होता। बस ऐसा ही काम हमें करना है अगर हमें समझना है अच्छी तरीके से अर्थ को।